जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं गौरव सागर प्रस्तुत हूँ आज का यह वीडियो लेकर। आज हम इसमें इम्तिहान प्रकाशन द्वारा ऑनलाइन जो टेस्ट होता है उसका सेट लेकर आया हूँ, जो कि टेस्ट नंबर 1 है। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि सभी प्रश्नों का अच्छी तरह एनालिसिस करूँ। हालांकि यह बिहार में आयोजित जो एसआई दरोगा जो एग्ज़ाम है उसके लिए है, लेकिन ये आगामी बिहार में जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे बीएसएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर और एसआई दरोगा, तो इन सभी परीक्षाओं के की दृष्टिकोण से यह सेट बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले मेरा चैनल सफलता का साधन 108 को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे आप लाभान्वित हो। हाँ स्टूडेंट्स, यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें एवं अपने दोस्तों और सगा संबंधियों को शेयर भी कर दें, ताकि वह भी यह वीडियो देखकर परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 1। यह टेस्ट सेट जो है दोनों ही भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में है। पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट वॉज द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2023। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन जनवरी 2023 में किस राज्य में हुआ? तो इस ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस खेल में महाराष्ट्र 161 पदों के साथ 101 पदकों के साथ प्रथम स्थान रहा, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर एवं 50 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। अगला प्रश्न है, व्हिच स्टेट हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट टेबल्यू एमंग द 17 स्टेट्स and union territories participating in the Republic Day Parade 2023। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भाग लेने वाले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तराखंड या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसमें महाराष्ट्र को सेकेंड स्थान और यूपी उत्तर प्रदेश को थर्ड स्थान मिला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन ए अमृत उद्यान, ऑप्शन बी भारत उद्यान, ऑप्शन सी अद्भुत उद्यान या ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अमृत उद्यान।
दोस्तों समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि केवल हिंदी में ही प्रश्न को पढ़ूं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी कांगो या ऑप्शन डी केन्या। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कांगो। कांगो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का भागीदार राष्ट्र कौन था? आसियान, एससीओ, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अफ्रीका संघ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म हो जाता है संघाई सहयोग संगठन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियांग उमिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। सियांग उमिंग महोत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया। सियांग उमिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में खेती के मौसम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस देश ने मार्कवा मार्क 5 युद्धक टैंक पेश किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी इजराइल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल के द्वारा मार्कवा मार्क 5 युद्धक टैंक पेश किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए शिव शंकरी, ऑप्शन बी ए निम्बूथिरी, ऑप्शन सी अमिताभ घोष या ऑप्शन डी रघुवीर चौधरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिव शंकरी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिव शंकरी को 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन बी ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी ऑपरेशन समुद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन कावेरी, जो है सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने ध्रुवास्त्र खरीदने की घोषणा की है, यह एक है, क्या है? ऑप्शन ए टैंक रोधी रॉकेट, ऑप्शन बी मुख्य युद्धक टैंक, ऑप्शन सी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल या ऑप्शन डी तोपखाना बंदूक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पुरुष एकल मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2023 किसने जीता? ऑप्शन ए पी कश्यप, ऑप्शन बी एच एस प्रणय, ऑप्शन सी के श्रीकांत
या ऑप्शन डी सी रोहित यादव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच एस प्रणय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है स्वयं को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति का प्रमुख कौन है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए रविंद्र यादव, ऑप्शन बी राजेश गोपाल, ऑप्शन सी के कस्तूरीरंगन या ऑप्शन डी मजहर अहमद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा राजेश गोपाल। राजेश गोपाल जो है चीता परियोजना संचालन समिति का प्रमुख है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस स्थान पर 220 बाय 132 केवी पावर ग्रिड की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी आरा या ऑप्शन डी मुंगेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बिजली एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आरा में 220 बाय 132 केवी पावर ग्रिड की आधारशिला रखी। तो आंसर हो जाएगा हमारा आरा। अगला प्रश्न है, 19वें हांगजो एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में 100वां पदक जीता? पुरुष क्रिकेट, ऑप्शन बी महिला हॉकी, ऑप्शन सी महिला कबड्डी या ऑप्शन डी बैडमिंटन पुरुष डबल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महिला कबड्डी, सी इज द करेक्ट आंसर। 19वें हांगजो एशियाई खेलों में भारत ने महिला कबड्डी प्रतियोगिता में 100वां पदक जीता। अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग ने किस रिपोर्ट में सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की है? फिर से पढ़ेंगे हम प्रश्न को। 22वें विधि आयोग ने किस रिपोर्ट में सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की है? रिपोर्ट 278, ऑप्शन बी रिपोर्ट संख्या 280, ऑप्शन सी रिपोर्ट संख्या 283 या ऑप्शन डी रिपोर्ट संख्या 285। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। रिपोर्ट संख्या 283। 22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट संख्या 283 में सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2023 को भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा
करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी नेफ्यू रियो या ऑप्शन डी नवीन पटनायक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 23 जुलाई 2023 को भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं और सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का प्रथम स्थान बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को जाता है, प्रथम स्थान, और दूसरे में नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत और सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत और फ्रांस या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल कुमार, ऑप्शन बी जनार्दन प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र कुमार या ऑप्शन डी मनीष प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? प्रश्न फिर एक बार पढ़ेंगे। किस राज्य ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल या ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए पोलो, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी कुश्ती या ऑप्शन डी शतरंज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। टाई ब्रेकर शब्द लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। दोस्तों वीडियो को पॉज कर आप कॉपी कलम में इसे जो है नोट भी कर लें ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो, और नोट आप जब करेंगे तो यह आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेंगे। तो इसीलिए वीडियो को जो पॉज कर करके आप उसे कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों एवं सगा संबंधियों को शेयर भी कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किनको भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है? इनमें से किनको भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है? भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी लता मंगेशकर,
ऑप्शन सी मृणाल सेन या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृणाल सेन को अब तक भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है। इसमें भीमसेन जोशी को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है और मदन मोहन मालवीय को। तो भारत रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। हाँ, भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन को मिला। और भारत रत्न सम्मान की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, गीगाबाइट या जीबी इज इक्वल टू, गीगाबाइट या जीबी बराबर होती है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। एक जीबी में आपको पता है 1024 MB होते हैं। 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1024 KB बराबर 1 MB मेगाबाइट और 1024 बाइट बराबर 1 KB। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु को, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस को, ऑप्शन सी लेमार्क को या ऑप्शन डी ट्रेवीरेनस को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस को जीव विज्ञान यानी कि फादर ऑफ बॉटनी, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। तो जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान का फादर या जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने सर्वप्रथम हिस्टोरिया प्लेनेटारियम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें कि वह वनस्पति के बारे में जानकारी दी। इसीलिए इन्हें जो है वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? एंथोसियानिन, ऑप्शन बी फ्लेवोनोइड्स, ऑप्शन सी लाइकोपीन या ऑप्शन डी कैरिका जेंथिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि पपीते का पीला रंग जो है कैरिका जेंथिन के कारण होता है। कैरिका जेंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। लाइकोपीन टमाटर का जो लाल रंग है, टमाटर का लाल रंग। लाइकोपीन के कारण होता है। सेब का लाल रंग जो होता है वो एंथोसियानिन के द्वारा, सेब का लाल रंग। और गाजर का जो रंग है वह कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। तो इसे जो है वीडियो पॉज करके जरूर नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न है, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1951 ईस्वी, ऑप्शन बी 1962 ईस्वी, ऑप्शन सी 1966 ईस्वी या ऑप्शन डी 1956 ईस्वी।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी वसा, या ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन पादप कोशिका में वह स्टार्च के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन B9, ऑप्शन सी विटामिन डी, या ऑप्शन डी विटामिन के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। और विटामिन ई की ही कमी से पुरुषों में प्रजनन क्षमता कम होने की बीमारी जो है हो जाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी गोल्जी तंत्र, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी पेरोक्सीसोम्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है, लिपिड्स के पाचन में किस एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, या ऑप्शन डी इमाइलेस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि लिपिड्स के पाचन में लाइपेज एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए लाइपेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण ध्वनि दिन की तुलना में रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है? किस घटना के कारण ध्वनि दिन की तुलना में रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि की व्यक्तीकरण, या ऑप्शन डी ध्वनि का विवर्तन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही दिन की तुलना में रात में अधिक दूरी तक ध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, एंटीवायरल प्रोटीन को किस रूप में जाना जाता है? एंटीवायरल प्रोटीन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी इंटरफेरोन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, या ऑप्शन डी वायरस प्रोटीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरफेरोन। एंटीवायरल प्रोटीन को इंटरफेरोन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल,
या ऑप्शन डी मध्यमंडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, ऑप्शन बी गर्म जलधारा है, ऑप्शन सी ठंडी एवं गर्म जलधारा है, ऑप्शन डी ना ठंडी ना गर्म जलधारा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि गल्फ स्ट्रीम जो है वह गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? ऑप्शन ए लेह मनाली, ऑप्शन बी लेह श्रीनगर, ऑप्शन सी जम्मू मनाली या ऑप्शन डी जम्मू लद्दाख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेह मनाली। अटल सुरंग लेह मनाली दो स्थानों को जोड़ती है और अटल सुरंग की कुल लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। और यह प्रश्न जो है पिछली बार जो सीजीएल की एग्जाम आयोजित हुई थी, सीजीएल की एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो अटल सुरंग की लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है, जो कि यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बैकाल झील कहाँ स्थित है? कैस्पियन सागर ईरान में या ऑप्शन बी साइबेरिया रूस में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया रूस में, ऑप्शन डी अमेरिका कनाडा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साइबेरिया रूस में। साइबेरिया रूस में बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूछताछ घास के मैदान किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी यूरोप में या ऑप्शन डी हंगरी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हंगरी में, ऑप्शन डी हंगरी में। पूछताछ घास के मैदान हंगरी देश में स्थित है। हंगरी देश की राजधानी बूडा पेस्ट है। कुछ इंपोर्टेंट घास के मैदान है और उसके देश का नाम भी मैं लिख रहा हूं। ऑप्शन लापोज, यह जो है वेनेजुएला में है। स्टेपी, ज्यादातर स्टेपी ही पूछा जाता है। स्टेपी जो है यह यूक्रेन में है। स्टेपी, और यूक्रेन को ही जो है रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। पेरिज, यह उत्तरी अमेरिका में है। पंपाज, यह अर्जेंटीना में है। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। और एक है वेल्स, और वेल्स जो है दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये घास के इंपोर्टेंट मैदान है और उसके देश का नाम है। कृपया इसे भी याद रख ले ताकि आपकी परीक्षा
में ये अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसका जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र में स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी गोवा, या ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र में स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र वो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सीमांत लंबाई है। ऑप्शन ए 22,716.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 14,200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 13,200 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। ऑप्शन ए 2 राज्य, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी जल संधि कब हुई। अगला प्रश्न है, गंगा नदी जल संधि कब हुई। 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 1996, या ऑप्शन डी 1986। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1996। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है। पंचनद में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, या ऑप्शन डी गोमती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमती नदी जो है वो पंचनद में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, लेमाटोल व लुसाई की पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर व मिजोरम, ऑप्शन बी असम व मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय व त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड व मणिपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर एवं मिजोरम राज्य में लेमाटोल व लुसाई की पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल निचय कौन सा है। ऑप्शन ए पंचमढ़ी जैवमंडल निचय, ऑप्शन बी मानस जैवमंडल निचय, ऑप्शन सी नंदा देवी जैवमंडल निचय, या ऑप्शन डी नीलगिरी जैवमंडल निचय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी जैवमंडल निचय। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है। सूची है 1, सूची 2 है। यहाँ राष्ट्रीय सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान है और सूची 2 में राज्य है। ऑप्शन ए गुडंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बांदीपुर, रणथंभौर और संजय गांधी। गुडंडी यह तमिलनाडु में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, रणथंभौर यह राजस्थान में है, रणथंभौर, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह महाराष्ट्र में है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 जो है सही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी अपने राज्य के साथ सुमेलित है। अगला प्रश्न है,
सोनालिका, सुजाता, कल्याण कौन सी फसल की किस्में हैं? सोनालिका, सुजाता, कल्याण कौन सी फसल की किस्में हैं? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चाय या ऑप्शन डी मक्का। तो ये सोनालिका, सुजाता और कल्याण जो है यह गेहूं फसल की किस्में हैं। अगला प्रश्न, बोगोटा किस देश की राजधानी है? सूरीनाम, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी पराग्वे। तो बोगोटा जो है वो कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। पराग्वे की राजधानी असूनसियन है। पेरू की राजधानी लीमा है और सूरीनाम की राजधानी पैरागेरिबो है सूरीनाम की राजधानी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना ऑप्शन सी यानी कि 1948 में हुई। 7 अप्रैल 1948 और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी जेनेवा या ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है और वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। नैरोबी केन्या की राजधानी है और वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। अगला प्रश्न है, तीजनबाई का संबंध किस खेल से है? तीजनबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए पिंडवानी नृत्य, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी क्लासिकल डांस नृत्य या ऑप्शन डी समाज सेवा। तो तीजनबाई का संबंध पिंडवानी नृत्य से है। पिंडवानी नृत्य, ऑप्शन ए पिंडवानी नृत्य से है तीजनबाई का संबंध। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आभासी उल्टा वो वस्तु के असमान, ऑप्शन बी सदैव उल्टा वो वस्तु के बराबर, ऑप्शन सी सीधा आभासी वो वस्तु के बराबर या ऑप्शन डी सदैव सीधा वो वस्तु के समान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीधा आभासी वो वस्तु के बराबर। तो समतल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो सीधा, काल्पनिक या आभासी और बिंब के बराबर, वस्तु के बराबर। अगला प्रश्न है, रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के रूप में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के किस घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है? रेले के अनुसार
प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के किस घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है? लैम्डा, ऑप्शन ए लैम्डा स्क्वायर, ऑप्शन बी लैम्डा क्यूब, ऑप्शन सी लैम्डा 5 पावर, ऑप्शन डी लैम्डा 4 पावर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संस्तरण, ऑप्शन बी समाज का खंडात्मक विभाजन, ऑप्शन सी सामाजिक गतिशीलता, या ऑप्शन डी अंतर्विवाह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का वेग कितना होगा? ऑप्शन ए 340.48 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 350.3 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन सी 345.5 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी 360.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 350.3 मीटर प्रति सेकेंड। 30 डिग्री ताप पर ध्वनि का वेग होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध निर्भर करता है ऑप्शन ए तार की लंबाई पर, ऑप्शन बी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी तार पर, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध निर्भर करता है वो तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और तार पर, ये तीनों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त के धक्के का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। शरीर में रक्त के धक्के नहीं, यहाँ थक्का होना चाहिए, क्लॉट, थक्का। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समस्थानिक सोडियम 14, समस्थानिक आयोडीन 137, ऑप्शन सी समस्थानिक कार्बन 40 14, या ऑप्शन डी समस्थानिक आर्सेनिक 74। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक सोडियम 14, समस्थानिक सोडियम 14 शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, समस्थानिक सोडियम 14। अगला प्रश्न है, नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए चैडविक को, ऑप्शन बी रदरफोर्ड को, ऑप्शन सी नील्स बोर को, या ऑप्शन डी थॉमसन को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय भौतिकी का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए यूरेनियम को, ऑप्शन बी प्लूटोनियम को, ऑप्शन सी टाइटेनियम को, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। टाइटेनियम, भविष्य की धातु टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, सभी अक्रिय गैसों को सम्मिलित किया गया है।
उपधातु में, ऑप्शन बी धातु में, ऑप्शन सी धातुओं में और धातुओं में, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधातु में, नॉन मेटल्स। अक्रिय गैसों को अधातुओं में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होत्री, ऑप्शन बी अध्वर्यु, ऑप्शन सी उद्गाता, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त है। तथा 10,580 ऋचाएं हैं। तो हमें इस बात की भी जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी जबलोपनिषद, या इनमें से कोई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 166। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। महाजनपद है और उसकी राजधानी है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। मगध की राजधानी राजगिरी या राजगीर थी। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी और असमक की राजधानी पोटली या पाटन। तो यह जो है अपनी राजधानी के साथ सुमेलित है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। प्राचीन काल में भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में थे। तो कृपया कमेंट कर बतलाएं ये तीनों महाजनपद कौन थे जो कि बिहार में है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कर आप तीनों बतलाएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए यात्री कुल, ऑप्शन बी शाक्य कुल, ऑप्शन सी मौर्य वंश या ऑप्शन डी हर्यक वंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाक्य कुल। महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से था। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, किस शासक का उपनाम कुनिक था? ऑप्शन ए बिम्बिसार,
ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक या ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु का ही बचपन का नाम कुनिक था और यह बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया था? ऑप्शन ए देवनांग प्रिय प्रियदर्शी, ऑप्शन बी अशोक वर्धन, ऑप्शन सी मगध सम्राट या ऑप्शन डी करमोली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए फायान को, ऑप्शन बी हुएनसांग को या ऑप्शन सी इत्सिंग को, ऑप्शन डी चाणक्य को। तो वर्तमान शाक्य मुनि हुएनसांग को कहा गया है। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो किताबे उल हिंद अलबरूनी की रचना है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान महमूद गजनवी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी जयचंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। प्रथम तराइन युद्ध भी जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की हार हुई थी। पुनः 1192 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध भी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? ऑप्शन ए मद्रास की संधि, ऑप्शन बी मंगलोर की संधि, ऑप्शन सी सालबाई की संधि या ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर में है? किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर में है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी कर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन सौर या ऑप्शन डी वेलेजली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड कर्नवालिस की समाधि जो गाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? ऑप्शन ए 1896 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1996 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी 1911 कलकत्ता अधिवेशन या ऑप्शन डी 1916 लखनऊ अधिवेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1911 कलकत्ता अधिवेशन में
पहली बार जन गण मन गाया गया और जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया। अगला प्रश्न सही मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ उसके संपादक हैं। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की, यह सही है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह भी सही है। अल हिलाल एनी बेसेंट, यह भी सही है। और ऑप्शन डी में है कॉमन पील, इसका संपादक मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हंटर आयोग से संबंधित सदस्य कौन कौन थे? ऑप्शन ए थीमन लाल सीतलवार, ऑप्शन नंबर 2 में है सुल्तान अहमद, नंबर 3 में है जगत नारायण, और नंबर 4 में है शंकर नायर। तो इसमें हमें देखना है कि हंटर आयोग से संबंधित कौन कौन सदस्य थे। ऑप्शन ए में 1, 2 थीमन लाल सीतरवाल और सुल्तान अहमद। ऑप्शन बी में है 1, 2, 3, ये तीनों हैं। भास्कर के मुताबिक। और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंकर नायर हंटर आयोग के सदस्य नहीं थे। थीमन लाल सीतरवाल और सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये तीनों, थीमन लाल सीतरवाल, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये तीनों हंटर आयोग के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर लागू था? ऑप्शन ए 19%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 51% या ऑप्शन डी 25%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रैयत वाली व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग के सी 51% भाग पर लागू था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था? ऑप्शन ए टी.आर. होम्स, ऑप्शन बी डिसरेली, ऑप्शन सी जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर या ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। अगला प्रश्न है, नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1892 में, 1894 में, ऑप्शन सी 1904 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1894 में। नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन बने? ऑप्शन ए सी.आर. दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव बने। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया
निम्न में से किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी थॉमस हार्डी, या ऑप्शन सी ई.एम. फोस्टर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर की रचना है। ई.एम. फोस्टर की रचना ए पैसेज टू इंडिया है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित की गई? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोवियत संघ, रूस। इन्हें भी याद रख ले। दुर्गापुर संयंत्र ये हो जाएगा ब्रिटेन, और राउरकेला ये हो जाएगा जर्मनी की मदद से जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए कागज नोट, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक को साख मुद्रा में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है? ऑप्शन ए बीमार उद्योगों से, ऑप्शन बी कर सुधारों से, ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र से, या ऑप्शन डी बैंकिंग क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्नवालिस के संबंध में गलत कथन को पहचाने। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस का प्रसिद्ध कर्नवालिस कोड शक्तियों के विभाजन पर आधारित था। बी उनके शासन काल के दौरान कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी उन्होंने 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरू की। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में गलत कह रहा है, तो यहाँ गलत जो है, इसके शासन काल में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना नहीं हुई थी। यह जो है 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, न कि लॉर्ड कर्नवालिस का। यही गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा उन्होंने 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। यह भी सही है। कर्नवालिस का प्रसिद्ध कर्नवालिस कोड शक्तियों के विभाजन पर आधारित था। यह भी सही है। तो गलत है, उनके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि 1784 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी, जो कि विलियम जोन्स, इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गिफिन वस्तु का मांग वक्र होता है? धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी एक्स अक्ष के समांतर, ऑप्शन डी वाई अक्ष के समांतर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनात्मक। अगला प्रश्न है, सहकारी बैंकों का शीर्ष संस्था कौन होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सहकारी बैंक, ऑप्शन बी राज्य सहकारी बैंक, ऑप्शन सी
जिला सहकारी बैंक। ऑप्शन डी प्राथमिक ऋण समिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सहकारी बैंकों का शीर्ष संस्था राज्य सहकारी बैंक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने ही संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार रखा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए समता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 19 से 22, ऑप्शन सी सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन अनुच्छेद 32। यहां बी गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह 19 से 22 नहीं है बल्कि 23 से 24 है। बाकी सभी सही है। समता का अधिकार 14 से 18 है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? ए अमेरिका, 2 स्विट्जरलैंड, 3 ऑस्ट्रेलिया, 4 कनाडा। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 हो जाएगा इसका आंसर। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी सदन है? लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 विधानसभा, 4 विधान परिषद। तो इसमें अस्थायी सदस्य सदन जो है वह राज्यसभा और विधान परिषद है। लोकसभा तथा विधानसभा जो है ये अस्थायी है। अस्थायी जो है राज्यसभा और विधान परिषद है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। अगला प्रश्न है, पानी में साधारण नमक मिलाने पर क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाएगा, गलनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? यहां नहीं पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से किनका संबंध नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति, ढुंगन समिति, नरसिम्हन समिति, ऑप्शन डी सिंधवी समिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति। बलवंत राय समिति, ढुंगन समिति और सिंधवी समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, लेकिन नरसिम्हन समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है बल्कि इनका संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा नन ऑफ एबव नोटा का विकल्प ईवीएम मशीनों में शामिल किया गया?
ऑप्शन ए 14वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 16वीं या ऑप्शन डी 17वीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16वीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम ईवीएम मशीनों में नोटा ऑप्शन या विकल्प शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद को गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए 255, ऑप्शन बी 263, ऑप्शन सी 280 या ऑप्शन डी 285। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 263। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद को का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा, यहां अंतरराज्यीय होगा। अंतरराज्य परिषद, अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा, यह गलत है। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 5, भाग 6, भाग 9 या भाग 11। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान संविधान में है। 95 से 100 तक यानी 5 प्रश्न गणित के प्रश्न हैं। चलिए इसको हल करते हैं। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी पुल को पार करने में 5 मिनट का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी यहां हो जाएगा 400 मीटर प्लस 800 मीटर, ये कुल हो गया 1200 मीटर, जो कि दूरी हो गई। समय है 5 मिनट। तो यहां चाल बराबर हो जाती है दूरी बटे समय। तो दूरी है 1200 मीटर और 5 मिनट, ये मिनट प्रति मीटर हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट। पाँच दूनी 10, 5 चौके 20, 240 मिनट प्रति मीटर। तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में कहीं नहीं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 240 मिनट प्रति 240 मीटर प्रति मिनट। बोलने या भूलवश कुछ छूट जाता है या गलती हो जाती है, तो मैं भी इंसान हूं, तो गलतियां हो ही जाएगी। तो आप कमेंट कर जरूर बतलाएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये इस प्रकार रहे, √12 प्लस √12 प्लस इस तरह का रहे, इस तरह का श्रृंखला रहे प्लस इन्फिनिटी। तो हम जो है यहां √12 प्लस एक्स हम ले लेते हैं, बराबर एक्स करते हैं। तो यहां हम हल करते हैं, ये 12 प्लस एक्स, ये यहां रूट जो है
यह स्क्वायर बन करके चला जाएगा। तो यहाँ जो है x 12 प्लस एक्स प्लस ये सॉरी माइनस, इसको हम इस यहाँ ले आते हैं, ये यहाँ हो जाता है 0। इसको हम पुनः क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ एक्स माइनस 12, ये हो गया। तो इस प्रकार यहाँ जो है मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो ये गुणनखंडन है। इसको हल करने पर यहाँ जो है कि हम 12 को जब खंडन करते हैं तो ये मेरा जो है इस प्रकार आना चाहिए, माइनस हमको 12 लाना है, 3 चौके 12, 4x माइनस 3x माइनस 12, ये आना चाहिए। यहाँ हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 इंटू एक्स, यहाँ 4x, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ केवल हमको x कॉमन लेना होगा क्योंकि x दोनों में है। तो यहाँ कुछ गलती हुई है, 4 तिया 12 माइनस, हाँ यहाँ प्लस करना होगा, 4 तिया 12 माइनस प्लस से माइनस, यस यहाँ गलती हुई थी। तो हम यहाँ जो है 3 हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4, हम यहाँ प्लस 3 लेते हैं तो यहाँ हो जाता है मेरा कि x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये प्लस को हम नहीं लेते हैं यहाँ, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 4, x इक्वल टू 4 आवर आंसर। तो इस प्रकार आंसर जो है ये मेरा 4 हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। तो इसको हल करने पर मेरा आंसर निकल जाएगा। लेकिन एक सूत्र है तो इसके माध्यम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार रहे तो 10 और 15 को हम गुना कर देते हैं, यहाँ 10 और 15 को जोड़ देते हैं, तो इसको हल करने पर भी हमारा आंसर निकल जाएगा। 150 बटे ये 25 हो जाएगा। तो ये 6 बार में कर जाता है, 6 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी हल करने पर हमें इतना ही प्राप्त होगा, तो ये 6 दिन हो जाएगा। अगला रीजनिंग है, देखते हैं क्या हो पाता है कि x के स्थान पर क्या आएगा। तो 2 को 2 से गुना करके जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त हो जाता है। चलिए 6 हो गया। 6 को 2 से गुना करके 2 जोड़ देते हैं तो 14, 6 दूनी 12, 2, हाँ पकड़ में आ गया। यहाँ 14 गुना 2 जोड़ 2, तो 14 दूनी 28, 30 हो गया। 30 गुना 2 जोड़ 2, 30 दूनी 60, 62, यस ये पकड़ा गया। 62 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्षों के बाद
शहर की कुल जनसंख्या कितनी होगी। चलिए हल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में एक सूत्र होता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/10 पावर n होता है। इसके आधार पर अगर हम हल करेंगे तो शायद इसका आंसर निकल जाना चाहिए। चलिए यहाँ P हम मान लेते हैं, ये 6000 1 प्लस और 20% है, रेट जो है वो 20%, 20/100। यहाँ समय जो है n इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम, यहाँ 2 वर्ष है तो 2 लिख देते हैं। 6000 गुना, यहाँ हल करने पर हमें 5, हाँ ये 6/5 आएगा। 6/5, ये 2 है तो 2 बार, 12 पंच 60, ये 24, 240 को गुना करने पर आ जाएगा यहाँ 240 गुना 36। इसको हल करने पर 6 चौके 24, 6 चौके 24, संभवतः C आना चाहिए। 6 चौके 24, यस करेक्ट आंसर, ये 86 40 यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 40 बच्चों की एक कक्षा में राहुल का स्थान नीचे से 25वां है और ऊपर से स्थान क्या होगा। तो इसके लिए हमें जो है एक साधारण सा याद रखना है कि नीचे से ऊपर है तो इस प्रकार इसमें जो ऊपर की स्थिति हो जाएगी, ऊपर की स्थिति जो है या ऊपर की जो स्थान है, ऊपर का स्थान हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ 40 जोड़ 1 कर देना है और इसमें हमको 25 घटा देना है। ये नीचे से ऊपर रहे तो 41 में हम 25 घटा देते हैं, 6 3 16, हाँ 16 देखते हैं यहाँ, तो ये 16 आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के बीच शेयर भी कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके और आने वाली जो बिहार में जो परीक्षाएं हैं, जो परीक्षा की जो वैकेंसी की भरमार है, उसमें आप भी एक स्थान पक्की कर लें और आपका भविष्य उज्जवल हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा, भरपूर मेहनत करूंगा और आपको आने वाली वीडियो में और अच्छी प्रस्तुति मैं दूंगा। अगर किसी प्रकार त्रुटि हो जाती है तो आप कमेंट कर जरूर बतलाएं और मैं उसको सुधारूंगा। जय